हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज अब फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज जैसा आप सभी को पता है, अपना जो सेशन चल रहा है सैनी बैच का। सैनी बैच में हम चैप्टर वाइज थियरी प्लस CMCQ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए सैनी बैच का आपको बता दें, हेल्थ प्रमोशन आपका कंप्लीट हो चुका, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंप्लीट हो चुका। अब जो अपना विषय चल रहा है ये प्राइमरी हेल्थ केयर। आज की वीडियो में हम प्राइमरी हेल्थ केयर का भाग एक, ठीक है, भाग एक मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में भी कई भाग हैं, तो उसका भाग एक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, भाग एक में आपके 3 से 4 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर आज देखने वाले हैं हम, कंसेप्ट ऑफ डिजीज। ठीक है, रोग की अवधारणा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बस रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखा करें, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे समझा दी जाती है फिर वो आप खुद से अगर चाहेंगे कि हम थियरी पढ़ें तो वो समझ नहीं पाएंगे। देखिए कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ क्या है, डिफिनीशन ऑफ डिजीज़ पहले समझिए कि रोग की परिभाषा क्या है। रोग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर के एक या अधिक हिस्सों में, कोई व्यक्ति का शरीर है, ठीक है, व्यक्ति का शरीर है, व्यक्ति के शरीर में एक या अधिक हिस्सों में, चाहे हाथ की बात कर लें, चाहे पैर की बात कर लें, चाहे लीवर की बात कर लें, चाहे सर की बात कर लें, एक या अधिक हिस्सों में समान कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, सपोज दैट हाथ फ्रैक्चर है। अब एक हाथ फ्रैक्चर हो गया तो भैया आप उस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं जैसे समान रहने पे आप करते हैं। ठीक है, नॉर्मल रहने पे करते हैं। वही चीज़ बताया गया कि रोग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के शरीर के एक या अधिक हिस्सों में समान कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। यह शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, बौद्धिक या फिर आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मतलब तीनों तरीके से, शारीरिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक या फिर आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। रोग के कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, जाहिर सी बात है भैया, कार्य क्षमता कम हो जाएगी और शरीर के समान कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बुखार हुआ, क्या है, एक प्रकार का रोग है। डायबिटीज़ क्या है, एक प्रकार का रोग है। टेंशन क्या है, ठीक है, देखिए डायबिटीज़, मधुमेह या फिर तनाव के कारण होने वाले ये सभी मानसिक भी परेशानी है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि स्टेज ऑफ डिजीज़, रोग की प्रक्रिया। तो इसके कई स्टेजेस हैं, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्री पैथोजेनिस पीरियड। प्री पैथोजेन, देखिए रोग की उत्पत्ति और विकास 2 अवधियों में बांटा गया है। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है प्री पैथोजेनेसिस पीरियड और दूसरा हो गया कि पैथोजेनेसिस पीरियड। ठीक है, अच्छा, प्री मतलब प्री से नाम ही पता चल रहा है, पूर्व। अच्छा, क्या पूर्व भैया, यह वह समय होता है जब रोग शुरू होने से पहले शरीर में रोग के कारक मौजूद होते हैं लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। प्री का मतलब कि भैया रोग शुरू होने से पहले शरीर में रोग के कारण मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, अभी आपको नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझिए। कोई व्यक्ति प्रदूषित पानी पीता है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है लेकिन उसे अभी पेट दर्द या दस्त जैसे लक्षण नहीं दिखते हैं। आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए पूर्व रोगजनक अवधि किसे कहते हैं, ऐसे पूछेगा। फिर ऑप्शन दे देगा, पूर्व रोगजनक अवधि में जो रोग ये शुरू होने से पहले शरीर में रोग के कारक मौजूद होते हैं। ठीक है, और फिर दे देगा, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट कि पूर्व रोगजनक अवधि में निम्नलिखित में से कौन सी बात सत्य है, ऐसे करके पूछेगा। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि भैया प्री पैथोजेनिस पीरियड में कौन सी बात सत्य होती है। ऑप्शन से दे देगा, इसमें रोग शुरू होने से पहले शरीर में रोग के कारक मौजूद होते हैं। फिर दे देगा, इसमें शुरुआत में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे करके 4 ऑप्शन पूछेगा। तो आपको अगर ये चीज़ पता रहेगी तो आप अच्छे से वहाँ पे उत्तर अपना बना पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कोई प्रदूषित पानी पीता है जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है, बैक्टीरिया क्या है, कारक है, ठीक है, लेकिन उसे अभी पेट दर्द या फिर दस्त जैसे लक्षण नहीं दिखते हैं, तो ये क्या हो गया सर, पूर्व रोग जनन अवधि हो गया। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए, जो हमने बताया 2 अवधि में है, तो दूसरा अवधि क्या है, रोग जनन अवधि, पैथोजेनेसिस पीरियड। इसमें क्या रहता है, इसमें यह वह समय है जब रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और व्यक्ति बीमार महसूस करता है। उदाहरण के तौर पे प्रदूषित पानी पीने के बाद व्यक्ति के दस्त और उल्टी शुरू हो जाता है। वहाँ पे हमने देखा प्रदूषित पानी पी रहा है लेकिन उसको दस्त और उल्टी जैसी समस्या नहीं हो रही। यहाँ पे
पानी पीते ही व्यक्ति को दस्त और उल्टी शुरू हो गया। तो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, रोग के 3 कारक हैं। ये बहुत ही ट्राइज ऑफ डिजीज़ पूछता है। ट्राइज ऑफ डिजीज़ ध्यान रखना है। कर्ता या कारक एजेंट हो गया जिसको बोलते हैं, होस्ट जिसको आप परपोषी बोलते हैं, और तीसरा वातावरण हो गया। तो ये तीनों कारक हैं। आपके भर्ती परीक्षा में इनमें से कैसे भी करके प्रश्न पूछ लेगा। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा होस्ट होस्ट क्या है, ठीक है, या फिर एजेंट क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट आपसे पूछेगा। तो ध्यान रखना है, इन तीनों को आपस में मिलना रोग को बढ़ावा देता है। अगर इनमें से कोई एक भी अनुपस्थिति हो तो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, एजेंट का क्या है भैया? एजेंट क्या करता है? ये रोग पैदा करने वाले कारक हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि पहला जैविक कारक हो गया। जैविक कारक में क्या आता है सर? बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी फंगस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जैविक कारक में बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, फंगस आता है। उदाहरण के तौर पे टीबी क्या है? क्षय रोग है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया? पोषण कारक। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम अभी कर्ता या कारक के बारे में देख रहे हैं, एजेंट है। अब ये रोग पैदा करने वाला कारक है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है? जैविक कारक हो गया, पोषण कारक हो गया, पोषण तत्वों की कमी से जो होता है, ठीक है, जैसे कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है ना। और उसके बाद भौतिक कारक हो गया, इसमें गर्मी या ठंडी या फिर दबाव के कारण, उदाहरण के तौर पे गर्मी से हीट स्ट्रोक हो गया। फिर रासायनिक कारक जैसे कि धूल हुआ, धातु या फिर रसायन हुआ, इनसे जो बीमारियां होती हैं, रासायनिक कारक हो गया। उसके बाद यांत्रिक कारक में जैसे कि घर्षण के कारण या फिर चोट के कारण जो दिक्कतें होती है वो यांत्रिक कारक में आता है। जैसे कि हड्डी टूट गया घर्षण के कारण, चोट के कारण। फिर उसके बाद नेक्स्ट हो गया सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में जैसे कि गरीबी या फिर अशिक्षा से जो समस्या हो रही है स्वास्थ्य की, वो सामाजिक कारक हो गया। तो हमने देखा भैया कि कर्ता या कारक क्या क्या है, ये कई वर्गों में बांटा गया है। पहला हमने देखा जैविक कारक, दूसरा हमने देखा पोषक कारक, हमने तीसरा देखा भौतिक कारक, चौथा हमने देखा रासायनिक कारक, और पांचवा हमने देखा यांत्रिक कारक, और छठा हमने देखा सामाजिक कारक। अब हम होस्ट के बारे में देखेंगे। होस्ट वह व्यक्ति है जिसमें रोग होता है। परपोषी की विशेषताएं रोग को प्रभावित करती हैं। जैसे कि आयु हुआ, ये कुछ रोग आयु में ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे चिकन पॉक्स बच्चों में ज़्यादा होता है, ठीक है। लिंग, कुछ रोग पुरुषों या फिर महिलाओं में ज़्यादा होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यूटीआई, ये महिलाओं में अधिक होता है। आनुवंशिकता में कुछ रोग जीन के कारण भी होते हैं, ठीक है। जीन के कारण जैसे सर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, डायबिटीज, ये सभी जीन के कारण आनुवंशिकता होते हैं। कुछ होते हैं जो लाइफ स्टाइल पे डिपेंड रहते हैं, जैसे कि धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज की कमी कर रहे हैं, तो ये सभी रोग को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के तौर पर धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर होता है। तो हमने देख लिया होस्ट के बारे में, देख लिया। अब हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण में क्या रहता है सर? वातावरण रोग को बढ़ाने या फिर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक वातावरण, दूसरा जैविक वातावरण, तीसरा सामाजिक वातावरण। भौतिक में जैसे कि पानी, मिट्टी, घर हुआ, जैसे कि गंदा पानी पीने से हैजा हो रहा है एग्जाम्पल में। और जैविक में जैसे कि जानवर, कीड़े, मच्छरों के काटने से डेंगू हो रहा है। और सामाजिक में जैसे कि सांस्कृतिक आदतें, ये हो गया, ठीक है। स्वच्छता के कारण त्वचा रोग होता है, जैसे अस्वच्छता आप करेंगे त्वचा रोग हो जाएगा। अच्छा, हम देखेंगे अब कि भैया रोग का परिणाम, अगर रोग हो जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है। तो रोग के कारण निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला, मृत्यु हो सकता है। अगर रोग खतरनाक है तो मृत्यु हो सकता है लाइलाज। अगर इलाज नहीं हुआ तो मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बीमारी से मुक्ति, उचित उपचार से व्यक्ति ठीक हो सकता है। उदाहरण की एंटीबायोटिक से बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। दोष रोग के कारण शरीर में स्थायी कमी भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर पोलियो हो गया तो पोलियो से लकवा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, विकलांगता रोग के कारण कार्य क्षमता में भी कमी आती है। उदाहरण के तौर पर अगर गठिया से जोड़ों में दर्द और चलने में कठिनाई होती है। ये हो गया, हमने देख लिया, ठीक है, का प्रभाव देख लिया। अब हम देखेंगे क्या? रोग का वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तो रोग कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पे एक एक करके समझाया गया है। जैसे यहाँ पे तीव्र रोग इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना। तीव्र रोग, अब ये रोग अचानक शुरू होता है। आपकी भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा तीव्र रोग का उदाहरण है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा जीर्ण रोग का उदाहरण है। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न आएगा, तो हर एक के बारे में देख लेना। तीव्र रोग में सर्दी जुकाम आता है। अच्छा, ये अचानक शुरू होता है, कम समय तक रहता है, जल्दी शुरू होता है लेकिन इसका
कम समय तक रहता है प्रभाव, ठीक है। वहीं पे ये देखिए जेड हो गया, धीरे धीरे शुरू होता है, लंबे समय तक रहता है, जैसे कि डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सभी चीज़ें। अब यहाँ पे हर एक प्रकार देखिए, यहाँ पे संक्रामक रोग, ठीक है, संक्रामक रोग इसमें जीवाणु, वायरस या फिर अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाला ये रोग होता है। उदाहरण के तौर पर टीबी हुआ, मलेरिया हुआ। अब तेज़ी से फैलने वाला रोग जैसे कैंसर हुआ। देखिए मेटाबॉलिक डिजीज़ भी होते हैं शरीर में चयापचय की गड़बड़ी के कारण होने वाले रोग को मेटाबॉलिक रोग कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि इंसुलिन किस इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा है, मधुमेह हो रहा है, तो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ में आ जाएगा। वहीं पे देखिए सिस्टमेटिक जो होता है डिजीज़, इसके बारे में देखिए, साप्ताहिक रोग के बारे में देखिए, पूरे शरीर को जो प्रभावित करने वाला रोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ल्यूपस हो गया, ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। फिर 8वें नंबर पे रजित रोग हो गया, जो लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग होता है, ठीक है। स्वप्रत्यक्षी ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ही पूछ लेता है आपके भर्ती परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। मानसिक रोग हो गया, ठीक है, तनाव के कारण जो पेट में अल्सर हो जाता है। ये सारे रोग के बारे में है 15, 16, 17, 18, आप अच्छे से पढ़ लेना। आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड में हम इन्फेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। अभी हम ये जो आप बोल रहे हो कि देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्ट कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। संक्रामक, असंक्रामक बीमारी के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन उसकी न्यू हमारी यही है, पहला और दूसरा चैप्टर। देखिए इन्फेक्शन की परिभाषा क्या है, इसको आप अच्छे से समझिए। डिफाइन ऑफ इन्फेक्शन, आप कैसे इन्फेक्शन को परिभाषित कर पाएंगे। तो संक्रमण वह स्थिति है जिसमें रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, जैसे कि भैया बैक्टीरिया हुआ या फिर वायरस हुआ, शरीर में प्रवेश करते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और वे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। यह प्रभाव शरीर के एक हिस्से या फिर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के तौर पे सर्दी, जुकाम, टीबी या मलेरिया। तो ये आपका इन्फेक्शन का परिभाषा हो गया। अच्छा, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए कई चरण में होते हैं। पहला चरण आपको सामने दिखाई दे रहा है कि सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश। रोग पैदा करने के लिए जो भी सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हुआ या फिर वायरस हुआ, ये त्वचा के माध्यम से, श्वसन मार्ग से या फिर भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। वही हो गया भैया पहला चरण, यही हो गया कि सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश करना। देखिए प्रदूषित पानी पीने से क्या हुआ, बैक्टीरिया पेट में पहुंच जाता है, ठीक है। पहला चरण ये हो गया कि वो एंट्री करता है बॉडी में। दूसरा चरण है कि अनुकूल परिस्थितियों में बहुगुणन। अब जब शरीर में गया तो बहुगुणन होगा, ठीक, मल्टीप्लाई होगा। सूक्ष्म जीव शरीर में अनुकूलन वातावरण, अब उसको जो वातावरण चाहिए जिसके लिए वो जी सकता है, तो जैसे कि गर्मी, उचित नमी पाकर वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है, मतलब संख्या अपना बढ़ाता है। उदाहरण के तौर पर बैक्टीरिया पेट में पहुंच गया है तो उसकी संख्या बढ़ना। तीसरा चरण हो गया कि विषाक्त का निर्माण करना, ठीक है। सूक्ष्म जीव जब विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं तो शरीर की नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए तीसरे चरण में शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया द्वारा बनाए गए विष, बुखार या फिर दस्त होना। और चौथा चरण है कि हानिकारक प्रभाव। ये विषाक्त पदार्थ शरीर के अंगों या फिर पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पे बुखार, दर्द या फिर कमजोरी जैसे लक्षण दिखना। अब देखिए इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी ध्यान रखना है। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या रहता है, सूक्ष्म जीव के प्रवेश और लक्षण दिखने के बीच का समय क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उद्गमन अवधि कहलाता है, इंपॉर्टेंट है ये, IMP है, ठीक है। जब शरीर में सूक्ष्म जीव प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने के बाद चाहे वो 3 बार 4 बार, मतलब जब लक्षण दिखेगा, उसी प्रवेश करने और लक्षण दिखने के बीच का समय ही इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अगर चिकनपॉक्स में वायरस के प्रवेश के बाद 10 से लेकर 21 दिन में लक्षण दिखता है, तो ये आपका क्या हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 10 से 21 दिन, ठीक है। रोग के लक्षण, अंत में रोग के चिन्ह और लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे खांसी या फिर त्वचा पर चकत्ते। ये हो गया, हमने पढ़ लिया पूरा अच्छे से, प्रोसेस पढ़ लिया, चरण पढ़ लिया पूरा। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या, इन्फेक्शन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। तो प्राथमिक इन्फेक्शन ध्यान रखना, जब कोई स्वस्थ व्यक्ति पहली बार सूक्ष्म जीव द्वारा रोग उत्पन्न होता है तो वही प्राथमिक इन्फेक्शन कहलाता है। पहली बार मलेरिया का मच्छर काटने से मलेरिया होना क्या हो गया, प्राथमिक इन्फेक्शन हो गया। द्वितीयक सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है सर, पहले से मौजूद रोग, पहले से है
और उसके कारण प्रतिरोधक शक्ति कम होने पर दूसरा सूक्ष्मजीव रोग पैदा करता है। ये आपका द्वितीयक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि फ्लू के बाद बैक्टीरियल निमोनिया होना। ठीक है, फ्लू के बाद बैक्टीरियल निमोनिया होना। अब देखिए री इन्फेक्शन क्या है सर? री इन्फेक्शन क्या है? एक ही सूक्ष्मजीव द्वारा दोबारा रोग होना। उदाहरण के तौर पर टीबी ठीक होने के बाद दोबारा बैक्टीरिया से टीबी होना, ये क्या हो गया? री इन्फेक्शन हो गया। देखिए एक्यूट इन्फेक्शन क्या है? ये अचानक शुरू होने वाला और कम समय तक, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय इन्फेक्शन शरीर के किसी विशेष हिस्सों में, जैसे कि फोड़ा हुआ, फुंसी हुआ, गले में खराश हुआ, तो ये स्थानीय इन्फेक्शन हो गया। ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लेटेंट इन्फेक्शन कुछ होते हैं जो गुप्त रहते हैं। ठीक है, गुप्त जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि दाद हुआ। ठीक है, दाद हुआ, हर्पिस का वायरस जो तनाव में सक्रिय होता है, जैसे टेंशन लेंगे हर्पिस का वायरस एक्टिव हो जाएगा। ये सारे इन्फेक्शन के प्रकार हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है, ड्रॉपलेट आपके भर्ती परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है। तो फ्लू या फिर कोविड, ये क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन चीखने या फिर सांस लेने से हवा में फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से होने वाला होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे कि फ्लू हुआ या फिर कोविड-19 हुआ। पस इन्फेक्शन देखिए, पाइजोनिक इन्फेक्शन क्या है? ये मवाद बनाने वाले सूक्ष्म जीवों से होने वाला इन्फेक्शन है। ठीक है, देखिए इन्फेक्शन किसके कारण, कॉजेस हम देखने वाले हैं, इन्फेक्शन के कॉजेस। तो इन्फेक्शन संक्रमण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक हैं, जैसे कि पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है कि रोगोत्पाद सूक्ष्म जीव का होना। जो रोग का उत्पाद करते हैं उन सूक्ष्म जीव का होना, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंगस। तो पहला कारण ये हो गया, पहला कारक ये हो गया। दूसरा प्रवेश मार्ग। अब इन्फेक्शन को शरीर में घुसने के लिए प्रवेश मार्ग चाहिए। वो त्वचा के माध्यम से जा सकते हैं, श्वसन मार्ग से भी जा सकते हैं, भोजन के माध्यम से भी प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म जीव का, ये ऊपर सब कुछ पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद संचारण का साधन, सूक्ष्म जीव एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने का माध्यम भी, जैसे कि मच्छरों द्वारा मलेरिया का प्रसार। उसके बाद रोग ट्राइड, ये आपको पता ही है कि कर्ता एजेंट क्या है, परपोषी क्या है, होस्ट क्या है, और पर्यावरण क्या है। ठीक है, वातावरण इन्वायरमेंट क्या है। देखिए सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका नॉन पैथोजेनिक, दूसरा हो गया पैथोजेनिक, और 2 प्रकार के होते हैं। और तीसरा क्या हो गया आपका सहभोजी सूक्ष्म जीव। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण देखने वाले हैं हम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव 3 प्रकार के होते हैं। पहला नॉन पैथोजेनिक, ये सूक्ष्म रोग पैदा नहीं करते हैं और कुछ स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। उदाहरण के तौर पे जो आंत में ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है, ये पाचन में मदद करता है, तो ये नॉन पैथोजेनिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये रोग पैदा नहीं करते हैं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये लाभकारिक होते हैं, जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। वहीं पे जो पैथोजेनिक रहते हैं ये साले नुकसान करते हैं अपने स्वास्थ्य को, जैसे कि सर टीबी हुआ। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस का हुआ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करेगा? ये शरीर में हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसका प्रवेश मार्ग है, श्वसन मार्ग से ये प्रवेश करता है। ठीक है, त्वचा से, जैसे कि कटने पर, टिटनिस पर, आँख या मुंह या फिर भोजन से ये प्रवेश कर सकता है। अब सहभोजी सूक्ष्म जीव में क्या रहता है? इसमें जैसे कि समान रूप से शरीर में रहते हैं और हानिकारक नहीं होते, लेकिन असामान्य स्थान पर पहुंचने पर रोग पैदा कर सकते हैं, जैसे कि यूटीआई में मूत्र मार्ग इन्फेक्शन पैदा कर देता है। इकोलाई आंत में हानि रहित है, लेकिन ये मूत्र मार्ग में पहुंच गया तो फिर ये इकोलाई जो है, अब ये आंत में था तो फायदेमंद था, लेकिन ये यूटीआई के माध्यम से यूटीआई पे पहुंच गया तो फिर वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है, जो दिक्कत हो जाती है। अब देखिए सूक्ष्म जीवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन देखा, अब हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा कवक। बैक्टीरिया क्या है? ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दिया है। उसके बाद वायरस, सबसे छोटी सूक्ष्म जीव जिन्हें इलेक्ट्रॉन या फिर माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा या फिर वायरस फ्लू। कवक क्या है? ये एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव है, उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद पैरासाइट होते हैं, जो प्रोटोजोआ हैं, ये सभी पैरासाइट हैं, ये एक कोशिकीय परजीवी हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रकार का पैरासाइट है जो मलेरिया में रहता है।
उसके बाद देखिए कृमि जो बहुकोशिकीय परजीवी होते हैं जो राउंड वर्म से पेट में इन्फेक्शन रहता है, ठीक है। ये देखिए बहुकोशिकीय परजीवी हैं कृमि, ये राउंड वर्म से पेट में संक्रमण करते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में देख लीजिए, माइक्रोस्कोप का उपयोग क्या है सर? हम सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, हम नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखने के लिए और अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। माइक्रोस्कोप के मुख्य भाग आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, हालांकि ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ लेना एक बार। अब हम देखेंगे डिजीज साइकिल, रोग चक्र। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है सर? यह वह समय होता है जब रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन रोग के लक्षण अभी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे चिकन पॉक्स छोटी मात्रा में वायरस के प्रवेश के 7 से 14 दिन तक लक्षण नहीं दिखते हैं। अब देखिए पूर्व लक्षण स्थिति इस का नाम है। ये पूर्व लक्षण स्थिति, इस अवधि में रोग के शुरुआती हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि कमजोरी आना, हल्का बुखार होना, जैसे कि सर्दी जुकाम एग्जाम्पल के तौर पे दिया। सर्दी जुकाम में पहले हल्की थकान या फिर गले में खराश महसूस होता है। उसके बाद चरम स्थिति, इसमें क्या रहेगा? इस अवस्था में रोग अपने चरम पर होता है और लक्षण सबसे गंभीर रूप में दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पे मलेरिया में तेज बुखार या फिर ठंड लगना। उसके बाद ज्वर मोच, इसमें क्या रहता है? इसमें ज्वर मोच, नाम ही ज्वर मतलब फीवर। इस अवस्था में रोग के लक्षण कम होने लगते हैं और बुखार धीरे धीरे कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पे बुखार कम होने पर मरीज को राहत महसूस होना। तो ये सारी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम डिजीज साइकिल, रोग के चक्र, किस प्रकार से चक्र चलता है। तो हमने देखा पहला उद्भवन अवधि में हमने देखा, पूर्व लक्षण अवधि हमने देखा, ये सभी साइकिल है रोग के, ठीक है। कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे फिर ठीक होता है। अच्छा, संचारण के तरीके क्या हैं? रोग के संचार के तरीके भी देख लीजिए। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, देखिए प्रत्यक्ष संचारण हो गया और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष में इसमें रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके प्रकार हैं कि जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ तब फैल जाएगा। डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे? त्वचा के संपर्क या फिर चुंबन या फिर यौन संपर्क से डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इंसान तो रोग फैल जाता है। अच्छा, उदाहरण वो कौन कौन से रोग हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट में फैलते हैं? सिफिलिस हुआ, कुष्ठ रोग हुआ या फिर खुजली हुआ। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट में कौन कौन सी? खांसने, छींकने या फिर बोलने से हवा में सूक्ष्म सूक्ष्म बिंदु फैलते हैं और जो रोग फैलाते हैं। उदाहरण के तौर पे फ्लू, टीबी या फिर कोविड-19। देखिए जो संक्रमित मिट्टी है इसके संपर्क से भी इन्फेक्शन हो जाता है, रोग हो जाता है। कैसे सर? जैसे कि टेटनस हुआ, ये मिट्टी से फैलता है। त्वचा या फिर श्लेष्म कला में संचारण, इसमें सर रोग कारक त्वचा के काटने या फिर श्लेष्म कला के माध्यम से प्रवेश करते हैं, जैसे कि रेबीज हुआ, ठीक है। आपके भर्ती परीक्षा में कोई सा भी पूछ लेगा तो इम्पॉर्टेंट है एक एक। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिरोपण संचारण HIV हुआ या फिर सिफिलिस हुआ, ये जो गर्भ है, ठीक है, गर्भ में से शिशु तक पहुँच जाता है। तो ये हमने देख लिया डायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में, प्रत्यक्ष संचार के बारे में हमने देख लिया। अब इनडायरेक्ट के बारे में देखेंगे हम। इनडायरेक्ट में सर जैसे कि वाहन वाहित संचारण, रोग दूषित जल से, भोजन, दूध या फिर अन्य वस्तुओं से फैलता है। उदाहरण प्रदूषित पानी से हैजा और टाइफाइड फैलता है रोग। ये देखिए नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में हमने देखा 4-5 मेथड था। अब इनडायरेक्ट में जैसे कि वाहन वाहित संचारण हो गया, रोग वाहक वाहित संचारण हो गया, वायु वहित संचारण हो गया, एयरबोर्न जिसको बोलते हैं। अब किसी भी आपके भर्ती परीक्षा में किसी भी से प्रश्न बन सकता है तो एक एक को याद करके रखना। एयरबोर्न से क्या होता है? हवा में मौजूद बिंदुक या फिर धूल के कणों से रोग फैलता है, जैसे कि टीबी हुआ या निमोनिया हुआ। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा रोग एयरबोर्न ट्रांसमिशन है, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट। तो टीबी या फिर निमोनिया हो गया, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट। निम्नलिखित में से बताइए कौन सा वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन है। तो आपको ध्यान रखना है वेक्टर मच्छरों से मलेरिया या फिर डेंगू, ये वेक्टर बोर्न है, ठीक है। उसके बाद ऐसे कोई सा भी पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा डायरेक्ट। निम्नलिखित से बताइए कौन सा व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन है। तो रोग जैसे कि दूषित पानी से हैजा या फिर टाइफाइड, ये शायद देखिए बहुत भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आता है, रिपीटेड होता है। तो मैं आपको यहाँ से बोलूँगा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये संचारण के तरीके, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये संचारण के तरीके यहाँ से लेके आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। कहाँ तक जाना है आपको? यहाँ तक जाना है, ठीक है, इस वाले हेडिंग तक।
अब देखिए, अब यहाँ से हम ये वाला नेक्स्ट देखेंगे आपका सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विनाश को प्रभावित करने वाले कारक। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और उनके नष्ट होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। ये कारक निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि भोजन, ठीक है, किस तरीके से हम जो रोग हैं इनको विनाश कर सकते हैं। पहला, भोजन। अब जो सूक्ष्म जीव हैं इनको वृद्धि के लिए क्या चाहिए? कार्बन, नाइट्रोजन और खनिज लवण जैसे पोषक तत्व चाहिए। अब इन्हीं को अगर हम नहीं देंगे तो ये मर जाएगा वैसे भी। तो बैक्टीरिया दूषित भोजन में तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर दूषित भोजन रहेगा तो यहाँ पे ज़्यादा बहुत तेज़ी से के साथ बैक्टीरिया फैलेंगे। अब नमी की ज़रूरत भी होती है। अब नमी भी इनको नहीं देंगे तब भी ये नष्ट हो जाएंगे। अधिकांश सूक्ष्म जीवों को नमी की आवश्यकता होती है, बिना नमी के वे नष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सूखे वातावरण में बैक्टीरिया कमज़ोर पड़ जाते हैं। टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है 25 से लेकर 40 सेंटीग्रेड पे। तो ये तापमान में पनपते हैं और अधिक या फिर कम तापमान में नष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे उबलते पानी में बैक्टीरिया मर जाते हैं। ऑक्सीजन देखिए, कुछ सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन में पनपते हैं जबकि कुछ इसके बिना जीवित रहते हैं। उदाहरण के तौर पे टेटनस हुआ, बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बिना गहरे घावों में बढ़ता है। अब कुछ प्रकाश में भी पनपते हैं। तो इन सभी को जो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ये हेडिंग पढ़िए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और विनाश को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये सभी कारक हैं, भोजन हुआ, नमी हुआ, तापमान हुआ, ऑक्सीजन हुआ, प्रकाश हुआ, ठीक है। अगर हमको बैक्टीरिया को मारना है, अगर हमें पता है कि भैया ये प्रकाश के माध्यम से जीव रहा है, भोजन के माध्यम से जीव रहा है, तो उसी को हम ख़त्म कर देंगे। प्रकाश ही नहीं देंगे तो जिएगा कहाँ से। तीसरा यूनिट आ गया आपका। अब तीसरे में हम क्या पढ़ेंगे? इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म, प्रतिरक्षण और प्रतिरोधक क्षमता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंसेप्ट आप इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे, कंसेप्ट इसका समझेंगे। देखिए, इम्यूनिटी वह क्षमता है, ये प्रतिरक्षण हिंदी में लिखा है, प्रतिरक्षण का मतलब इम्यूनिटी होता है। यह वह क्षमता है जो व्यक्ति को रोगों और इन्फेक्शन से बचाने या फिर उनसे लड़ने में मदद करती है। शरीर की रक्षा प्रणाली की तरह काम करती है, जो रोग पैदा करने वाले कारकों जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर इनसे सुरक्षा प्रदान करती है इम्यूनिटी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे जैसे जैसे कि टीकाकरण के बाद व्यक्ति को खसरा होने से बचाया जाता है। तो ये क्या हो गया? टीकाकरण इम्यूनिटी का काम कर रहा है, जो हमको खसरा होने से बचा रहा है, ठीक है। समझ में आया इम्यूनिटी क्या है? बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेन डिफिनीशन देखिए, हमने तो कंसेप्ट देखा, परिभाषा देखिए। इम्यूनिटी वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर रोग पैदा करने वाले पदार्थों को पहचानता है, ठीक है, एंटीजन को पहचानता है, उन्हें नष्ट करता है और शरीर के बाहर निकालता है। यह शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पे जब वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उसका मुकाबला करने के लिए विशेष प्रोटीन, लिपिड बनाता है। वहीं पे एंटीजन और एंटीबॉडी, अब देखिए क्या होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रतिरक्षण को समझने के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानना जरूरी है। एंटीजन क्या होता है सर? एंटीजन यह कोई पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करने पर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्टिव करता है। ये कोई पदार्थ है, ये जैसे ही शरीर में प्रवेश होगा, जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको एक्टिव कर देता है। और जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये क्या बनाता है? प्रतिपिंड बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया, वायरस या फिर परागकण। समझ में आया एंटीजन क्या है? अब देखिए, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, जो WBC लिम्फोसाइट द्वारा बनाया जाता है। यह एंटीजन को पहचानता है और उसे नष्ट करने में मदद करता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है ये वाली लाइन। प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी होता है, इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब खसरे का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर खसरे के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी पढ़ लेना। नेचुरल इम्यूनिटी हो गया, ठीक है, और उपार्जित इम्यूनिटी हो गया। नेचुरल इम्यूनिटी में क्या आता है सर? यह वह इम्यूनिटी क्षमता है जो व्यक्ति को जन्म से या फिर उसकी प्रजाति, वंश या फिर जीन के कारण मिलती है। इसे जन्मजात इम्यूनिटी भी कहते हैं, प्रतिरक्षा भी कहते हैं। प्रजाति प्रतिरक्षण कुछ रोग को केवल विशिष्ट प्रजातियों में होते हैं। उदाहरण के तौर पे पशु प्लेग जूनोटिक बीमारी मनुष्यों में नहीं होता है। ये अच्छे से आप पढ़ लेना। ये उपार्जित के बारे में। उपार्जित भी एक्टिव होता है और इनएक्टिव होता है। एक्टिव होता है, पैसिव होता है। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ है नहीं। तीसरा चैप्टर आप पढ़ सकते हो, उसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे वैक्सीनेशन के बारे में आएगा। वैक्सीनेशन
इसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसमें टीके वैक्सीन को शरीर में डालकर किसी संक्रामक रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित की जाती है। टीका रोग कारक के कमजोर या फिर मृत रूप को शरीर में डाला जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। उदाहरण के तौर पे पोलियो वैक्सीन से पोलियो के खिलाफ सुरक्षा। टीकों के प्रकार, टीके दो प्रकार से होते हैं, कई नहीं, दो नहीं, तीन चार प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे। पहला हो गया जीवित टीका, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। एक होता है इनएक्टिवेटेड या फिर आप किल वैक्सीन बोल सकते हो, निष्क्रिय या फिर मृत टीके। अच्छा, जीवित टीके के एग्जाम्पल डायरेक्ट भर्ती परीक्षा में पूछता है, तो जो बीसीजी का टीका है ये जीवित टीका है। मौखिक पोलियो जो है ये भी, खसरा जो भी, रुबेला, मम्पस, पीला बुखार, येलो फीवर जिसको बोलते हैं, ये सारे हमारे लाइव वैक्सीन है। ठीक है, लाइव वैक्सीन है, लाइव टीके हैं। अब यहीं पर आपका जो किल्ड है, किल्ड किसका किसका है सर? सार्क जो है ना पोलियो में होता है। रेबीज, हेपेटाइटिस बी, जापानी इंसेफ्लाइटिस और कोलरा, ये सभी हमारे क्या हैं? किल्ड वैक्सीन है, किल्ड टीके हैं। अब टॉक्साइड भी होते हैं, कुछ विषैले भी होते हैं, जैसे कि आपका डिप्थीरिया हुआ, टिटनेस हुआ, ये सभी टॉक्साइड है। अब कुछ रिकेट्सियल टीके होते हैं। रिकेट्सियल सर बोले तो टाइफाइड या फिर टाइफस या फिर टाइफाइड, ये रिकेट्सियल टीके हैं। ये रिकेट्सिया बैक्टीरिया के खिलाफ रहते हैं। टीकों का भंडारण और शीत, यहाँ पे देखेंगे स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस। देखिए कोल्ड चेन क्या होता है? यह कोल्ड चेन वह प्रणाली है जिसमें टीकों को निर्माता से टीकाकरण स्थल तक उचित तापमान पर भंडारण और परिवहन किया जाता है, ताकि उनकी प्रभावशीलता बनी रहे। तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना पूरा कोल्ड चेन के बारे में। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, अब ख़त्म ही है। अब हम लगाएंगे एमसीक्यू। तो पहला कंसेप्ट ऑफ डिजीज से 5 एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंसेप्ट ऑफ डिजीज से पहले एमसीक्यू हम देखेंगे। रोग की परिभाषा क्या है? तो रोग का परिभाषा क्या है आपको अच्छे से पता है। मानसिक तनाव के कारण होने वाली बीमारी, शरीर के समान कार्यों में हानि, या फिर पर्यावरणीय बदलाव के कारण होने वाली हानि, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप इसका करेक्ट उत्तर बताइए। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरीर के समान कार्यों में हानि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ट्राइज है, ठीक है, ट्राइज ऑफ डिजीज है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शामिल है, आपको बताना है। तो हमने आपको बताया है ना अच्छे से क्या क्या शामिल रहता है सर? कर्ता, परपोषी और वातावरण। ठीक है, आपका यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। बाकी लेक्चरिंग गलत है, ये सभी गलत है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ट्राइड ऑफ डिजीज का, ट्राइड ऑफ डिजीज का, जो 3 चीज़ें होती हैं, तीनों को हम ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कारक एजेंट का उदाहरण है? जैविक कारक एजेंट का उदाहरण है। जैविक हमने आपको बताया है, जैविक मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है कि प्री पैथोजेनिस पीरियड क्या है? पूर्व रोगजनक अवधि क्या है? जब रोग कारक शरीर में मौजूद होता है लेकिन लक्षण नहीं दिखते हैं, यह है क्या? या फिर जब रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, या फिर जब रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है, या फिर जब रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी, जब रोग शरीर में मौजूद होता है लेकिन लक्षण नहीं दिखते हैं, प्री पैथोजेनिस पीरियड कहलाता है। निम्नलिखित में से, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? जो टीबी हुआ, ये हमारा क्या है? संक्रामक रोग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, वातावरण को कितने भागों में बांटा जाता है? तो वातावरण को 3 भागों में बांटा जाता है। वातावरण को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भाग, भौतिक, रासायनिक और आपका जैविक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग तीव्र रोग का उदाहरण है? तीव्र रोग का उदाहरण कौन सा है सर? जो धीरे धीरे होता है और देर तक रहता है। तो धीरे धीरे रहता है, देर तक रहता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सर्दी जुकाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर नहीं, तीव्र रोग मतलब कि जल्दी होगा, कुछ देर के लिए, मैंने उल्टा बता दिया, ध्यान में रखना है। तीव्र रोग का उदाहरण क्या है सर? तीव्र रोग, मैंने इसको जेड रोग समझ। देखिए तीव्र रोग क्या रहता है? ये जल्दी होगा और जल्दी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अभी आगे और आपको मिलने वाला है। देखिए ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है, ये हम आपको बता ही थे। ऑटोइम्यून डिजीज़ क्या है? इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? वे रोग जिसमें
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ऊतकों पर हमला कर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अनुवंशिक रोग का उदाहरण है? तो कौन सा है जो भैया जेनेटिक है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। महामारी रोग का उदाहरण क्या है सर? कोविड-19 क्या है? महामारी है। ठीक है। इन्फेक्शन से कुछ प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन्फेक्शन की परिभाषा क्या है? रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रवेश और हानिकारक प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्फेक्शन की प्रक्रिया का पहला चरण पूछा है, तो पहला चरण क्या है सर? सूक्ष्म जीवों का शरीर में प्रवेश करना। ठीक है, प्रवेश करेगा। ठीक है, प्रवेश करने के बाद बहुगुणन करता है। ठीक है, बहुगुणन करने के बाद क्या करता है? विषाक्त पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे आपको। पहला चरण सूक्ष्म जीव का शरीर में प्रवेश करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इन्फेक्शन का उदाहरण है? अच्छा प्रश्न आ गया। मलेरिया का मच्छर काटने से होना, ये प्राथमिक। लेटेंट इन्फेक्शन क्या है? जो छुपा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? रोग विशेष परिस्थितियों में लक्षण दिखता है, ये लेटेंट छिपा रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म रोग उत्पादक का उदाहरण है? तो सूक्ष्म रोग उत्पादक जो टीबी का होता है, ट्यूबरकुलोसिस का होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, यही पैथोजेनिक का रोग उत्पादक का एग्जाम्पल है। ये सारे एमसीक्यू आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जो समझ में नहीं आएगा आप पूछ लेना। ठीक है, कमेंट करके डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने जो आपका प्राइमरी हेल्थ केयर है, पीएससी है, ठीक है, इसका 3 चैप्टर पहले भाग का हमने कवर कर लिया है। ठीक है, पहले भाग में कुल मिलाकर शायद 4 चैप्टर या 5 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर आज की वीडियो में हो गया। कल की वीडियो में भी 3 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे पीएससी। देखिए, आप समय निकाल के 10-15 मिनट के लिए पीडीएफ ज़रूर रीड किया करिए। बिना पीडीएफ रीड करे कल्याण नहीं होने वाला है। अब बिना थियरी पढ़े अच्छा स्कोर भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। दिमाग बिल्कुल मत भटकाइए, पूरा पूरा फोकस आपको थियरी पे होना चाहिए। अगर थियरी पढ़े रहेंगे तो आप में अलग कॉन्फिडेंस भी आ रहा है ना, कि जैसे मैंने 2 चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर आप 2 किताबें आपने पढ़ लिया, 2 चैप्टर तो बात ही छोड़िए, 2 किताब आपने पढ़ लिया। आपकी जो 38 टॉपिक पे मत ध्यान दीजिए कि 38 टॉपिक, ये आपके पूरे 6 विषय को मिलाकर है। इसके अलावा भी पूछ लिया जाता है, इन 38 टॉपिक के अलावा भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं भर्ती परीक्षा में। तो ध्यान में रखना है भाई, 38 पे मत जाओ, पूरे विषय पे जाओ। बहुत समय है, अभी एग्ज़ाम को लेकर बहुत समय है। 10-15 दिन में होता तो हम बोल देते चलो 38 टॉपिक आप मेन पढ़ लो, लेकिन यहाँ पे समय अथाह है। पूरा 2 महीना से ज़्यादा समय है। अब पता नहीं आगे एग्ज़ाम डेट कब आएगा, क्या होगा क्या नहीं, कोई नहीं पता है। तो धीरे धीरे आप चैप्टर ही क्यों ना कंप्लीट करते जाओ। 2 विषय आपने पढ़ा है, इसका मतलब है आपने 40 नंबर की तैयारी कर ली है। ठीक है, 40 नंबर आपने अच्छे से पढ़ लिया 2 विषय में। 2 विषय जो हमने पढ़ाया है, 40 नंबर वहाँ से आपके प्रश्न जरूर बन जाएंगे उतने में। अब बच रहा है आपका 4 विषय। अब ये 4 विषय से आपके 60 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं आप अच्छे से पढ़ो, अपना दिमाग मत भटकाइए। देखिए यूट्यूब पे जो है बहुत ज़्यादा इस पर मतलब डिस्ट्रैक्ट माइंड हो जाता है कि भैया इनका क्लास लें, उनका पढ़े, इनका लाइव देखें, उनका लाइव देखें। इनमें बहुत ज़्यादा ये बर्बाद हो रहा है युवा, और टीचर लोग ही बर्बाद कर रहे हैं। जो एमसीक्यू रटा के आप ऐसे एमसीक्यू लाते हो, या जैसे कि मतलब कि एनम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पेपर नहीं और किसी और चीज़ का पेपर देने जा रहे हो। तो आप अपना माइंड भटकाइए मत, थियरी पढ़िए। हमसे नहीं पढ़ रहे हो तो अपनी किताब उठा के पढ़िए। ठीक है, 200 रुपये का फीस इसीलिए लिए ताकि आप थोड़ा आपको दिमाग में रहे कि हम फीस दिए तो क्यों ना देख ही लें सर का क्लास। तो देखिए भैया, नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो डायरेक्ट पूछ सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो पीडीएफ हम भेज देंगे, शाम को भेजेंगे। अभी सुबह आप ये पढ़ लीजिए वीडियो सरसरी नज़र से, फिर रात को सोते समय पीडीएफ पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।